कल हम लोग कहाँ तक हुआ था? आर्टिकल 48A हुआ था ना। आर्टिकल 49 में जो है सिंपल सा है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो स्थान है और जो भी वस्तु है उसको जो है संरक्षण करने के बाद जो है 49 में किया गया है। बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं को संरक्षित, ठीक है, या वस्तुओं को संरक्षित करने का या संरक्षण करने का, संरक्षण ठीक है। बोला गया कि 49 में बोला गया है कि जो है जो भी राष्ट्रीय महत्व का जो भी संपत्ति है, चाहे जो भी स्मारक है, ठीक है, जो भी स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, कुतुब मीनार हो गया, तो जो भी स्मारक है उन स्मारक, है ना, या फिर कोई स्थान है वैसा जो है उन स्थान को जो है संरक्षित रखना जो है आवश्यक है। क्योंकि जो है वो राष्ट्रीय महत्व का है और विश्व प्रसिद्ध भी है या राष्ट्रीय प्रसिद्ध भी है, तो स्थानों और वस्तुओं को जो है संरक्षण रखने का जो है राज्य को जो है बोला गया है, निर्देश दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, जो भी स्मारक है, स्थान है और वस्तु है, जैसे यहीं पे देखिएगा म्यूजियम है, तो म्यूजियम में जो भी वस्तु है, जो भी कड़ा है, हंसली है ना, जो बड़ा बड़ा जो प्राचीन काल का जो भी चीज़ें हैं उन सबको जो है क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है, सबको जो है संरक्षित करने का जो है प्रयास किया गया है, ठीक है। उसमें लिख लो संसद द्वारा, उसके नीचे में संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, ठीक है। तो जो भी स्मारक है, स्थान है, वस्तु है,
उन सबको संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। मतलब जो यथास्थिति है उस यथास्थिति में उसको बनाकर रखेगा। समझ में? जैसे ताजमहल तो जैसा बना हुआ है उसी तरीके से उसको संरक्षित करके रखेगा। क्लियर? अब उसमें साफ सफाई करते रहेगा, है ना, या उसमें कोई खराबी आ रहा है तो मरम्मत करवा देगा। मतलब एक तरीके से उसको बना कर रखना है आगे भविष्य के लिए। इसलिए देखते हैं जितना भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको जो है एक तरीके से जो है राज्य सरकार जो है उस पर एक अच्छा खासा जो है बजट आवंटन करती है उसको संरक्षित करने के लिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक महत्व का है। आप उसको प्रेजेंट करते हैं ना कि भाई हमारे पास देखो ये ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, या वस्तु है, ये स्मारक है। क्यों? क्योंकि आपको जो है एक तरह से दो कारण है। एक तो आप विश्व प्रसिद्ध भी है, तो एक आपके देश का जो है बहुत लोग नाम भी उसी आधार पर जो है इंडिकेट करता है कि जो है भारत में ताजमहल है ना, भारत में लाल किला है। और दूसरा है एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में जो है आपका डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे स्थान बोलें तो स्थान के रूप में जो है संरक्षित किया जाता है कुछ महत्व के जो स्थान होता है। जैसे इलाहाबाद, प्रयाग क्या है? प्रयाग जो है कुंभ के लिए जो है फेमस है। ऐतिहासिक महत्व क्या है उसका? हरिद्वार जो कुंभ होता है, कुंभ 3 जगह, कुंभ का जो मेला लगता है वो 3 जगह लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। 3 जगह में जो है उस तरह का कुंभ का मेला होता है। सबसे बड़ा जो कुंभ का मेला होता है वो हरिद्वार में हो या इलाहाबाद में ही होता है, प्रयाग में, ठीक है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है। तो कुंभ का आयोजन जो है राज्य सरकार करती है। क्यों? क्योंकि उसका महत्व है और स्थान का महत्व है। पूरा का पूरा जो है टूरिस्ट पैलेस के रूप में जो है उसको डेवलप करती है। समझ में? क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग आते हैं। अब कुंभ के स्नान में जो है 20 लाख 50 लाख लोग आते हैं, तो सबका रहना खाना हर चीज़ का जो है क्या होता है, व्यवस्था होता है। और हर किसी के पास जो है इनकम का साधन हो जाता है कुंभ में, जितना दिन कुंभ चलता है। समझ में? तो सरकारें जो है इसके माध्यम से एक तरह से रेवेन्यू भी जो है जनरेट कर रही है। रेवेन्यू भी जनरेट करने का एक साधन है। कोई भी स्मारक या कोई भी स्थान या कोई भी जो है वस्तु, म्यूजियम क्यों बनाया जाता है? कहीं कहीं जाओगे, बनारस में जाओगे तो बनारस के जो महाराजा थे उस महाराजा का जो है जो किला है उस किला को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जाओगे तो महाराजा के समय में, राजा के समय में जो उनकी रानी थी उनका जो है साड़ी मिल जाएगा, तोप मिल जाएगा, बंदूक मिल जाएगा, तलवार मिल जाएगा, भाला मिल जाएगा, बर्छा मिल जाएगा, है ना। सब उनका संरक्षित करके रखा गया है और उसका टिकट लगता है। तो कोई भी आता है तो जो है एक तरह से म्यूजियम देखने के लिए लोग आता है कि पुराने ज़माने की चीज़ों को देखें। समझ में? इसलिए संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और ऐतिहासिक महत्व का है तो उसको तो अवश्य संरक्षित करके रखा जाता है, जो आपके इतिहास को बताता है। जैसे ताजमहल आपके इतिहास को बताता है, कुतुब मीनार आपके इतिहास को बताता है, लाल किला इतिहास को, जामा मस्जिद इतिहास को बताता है। और इतिहास की जो कलात्मकता होती है, जो उस समय का जो स्थापत्य था उसको भी इंडिकेट करता है। अब ताजमहल में जाएंगे, कभी कोई गए हैं? कोई नहीं? ताजमहल गए हो? नहीं गए हो? गए हो? तो उसका कलात्मकता जो देखे हो, जो क्लासिकल जो ताजमहल में जो कला है, आर्ट है, देखे हो, एकदम 4 मीनार टाइप के बनाए गए हैं। एक ऊंचा चबूतरा है, ऊंचे चबूतरे पर उसको उठाया गया है और सामने में 4 बाग हैं। मतलब 4 जो है मतलब इस तरह से बगीचा बनाया गया है कि मतलब चारों तरफ से बाग नज़र आता है। नीचे खड़े हो गए तो वहाँ खड़े होगा ताजमहल तुमको बराबर में नज़र आएगा, ताजमहल खड़े हुआ तो 4 बाग नज़र में आएगा, बीच में फहारा लगा हुआ है और पूरा का पूरा जो है संगमरमर के बनाया हुआ है। समझ में? और संगमरमर पे जो है पित्रोदा का जो है काम किया हुआ है। जब जाओगे तो उसी पे फूल बत्ती बनाया हुआ है, पेंट से नहीं, उसको कटिंग करके। समझ? तो कलात्मकता है ना कि एकदम लगेगा तो सेफ है, मतलब इसी टाइप का टाइल्स ही है, उस तरह का बनाया हुआ है। उसके अलावा जो खिड़की है जाली नुमा खिड़की बनाया हुआ है, मतलब जाली देखे हो ना,
संगमरमर को उसी तरीके से काटा गया है जाली की तरह। इतना कलात्मकता महीन काम है कि उसको बनाने में बहुत उस्ताद होगा जिसने बनाया होगा। तो बहुत, और पूरे संगमरमर को इतने बेहतर तरीके से बनाया हुआ है, बैठाया हुआ है। पीछे में यमुना नदी है और उसके ऊपर में ताजमहल है। उसी तरह चार मीनार, उसी तरह मीनार उसका है, उसी तरह से उसका शेप बना हुआ है। तो बहुत कलात्मकता है, बहुत मेहनत से जो है बनाया गया। तो वो आपके ऐतिहासिक कला को बताता है कि उस समय का कला जो है किस तरीके का था हमारा, समझ में, और कितना विकसित अवस्था में था कला, कि लोग जो है इस तरीके का कलात्मकता, पत्थरों को काट काट के जो है कलात्मकता बना देते थे, समझ में। एलोरा का मंदिर गए हो? एलोरा का जो गुफा है उसमें जो मंदिर देखोगे, जो उसमें बनाया गया अंदर में, वो पत्थर मतलब अंदर से काट कर जो है पूरा का पूरा जो है चट्टान को काट के जो है उसमें निर्मित किया गया है। तो वो भी एक कलात्मकता है, समझ में। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। पृथक्करण मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब सेपरेट पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। तो मतलब जो है ये बोला गया है कि जो है राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इन दोनों का जो है सेपरेशन रखेगा, ठीक है, ठीक है। अब स्पेशली देखेंगे तो अब देखोगे तो लोक सेवाओं में पृथक्करण किया गया है। लोक सेवाओं का जो है, देखो लोक सेवा आयोग ही जो है, अब जैसे झारखंड में देखोगे तो जेपीएससी ही जो है दो तरह के एग्ज़ाम लेती है। एक जो है सिविल सर्विसेज का जो है एग्ज़ाम जो है जेपीएससी लेती है, दूसरा जो है जुडिशियरी जो है सर्विसेज का भी एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग लेती है, एक साथ नहीं लेती है, बल्कि इसका जो है अलग पैटर्न है, इसका अलग पैटर्न है। मतलब जो है लोक सेवाओं में भी जो अंतिम रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति होता है उसमें भी सेपरेशन किया हुआ है। और जो है जो जज का जो नियुक्ति होता है, डिस्ट्रिक्ट जज या सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जजों का नियुक्ति होता है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सब जो मजिस्ट्रेट का नियुक्ति होता है वो किससे जाता है? जुडिशियल सर्विस से जाता है। और जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो हाई कोर्ट के गाइडेंस में लिया जाता है। लेती भले जेपीसी है लेकिन वो हाई कोर्ट के गाइडेंस में होता है। हाई कोर्ट जो है उसको कंडक्ट करवाता है। जुडिशरी का कोई भी एग्ज़ाम हाई कोर्ट ही कंडक्ट करवाता है। अब चाहे कलर का हो, पुरस्कार का हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम जो भी कलर चपरासी से लेकर जो है जज तक जो है वो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है। इसलिए सेपरेशन है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है ना कि जो है जजों का नियुक्ति में जो कि हाई कोर्ट के अंदर है, तो बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो है नेशनल जुडिशरी सर्विस जो है या लीगल सर्विस जो है बनाना चाहिए, जिसमें क्या हो कि जैसे ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, जो IAS और IPS वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, उसी तरह से जुडिशरी एग्जामिनेशन होना चाहिए। पूरे भारत का जो भी वैकेंसीज़ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस वैकेंसीज़ को जो है एक कोई आयोग हो जुडिशरी का भी, और वो जो है पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगा और फिर राज्य में उसको कैडर दे देगा कि किस राज्य में जो है काम करने के लिए जजों को नियुक्ति भेज देगा, फिर जज का नियुक्ति जो है अपना कर ले। समझ में? हाई कोर्ट तो वो दे देगा। जैसे राज्य सरकार कैसे करती है, राज्य सरकार को दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए IPS और IAS हैं, मान लीजिए कि झारखंड सरकार का कैडर खाली है, पाँच IAS IPS भेज दिया,
तो सरकार को दे दिया झारखंड को। अब उसका नियुक्ति कहाँ करना है ये तो मुख्यमंत्री के पास होता है, या जिसके पास प्रशासनिक विभाग होता है तो वो नियुक्ति उसका कर देता है, समझ में। तो उसके होता है इसी तरह से जो है जजों को चुनकर जो है हाई कोर्ट को दे दे, हाई कोर्ट नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के सलाह पे, तो राज्यपाल जो है उसको नियुक्त कर देंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट का। क्लियर। तो इसलिए जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का बात किया गया जुडिशरी और जो है एग्जीक्यूटिव के बीच में, कार्यपालिका के बीच में, ठीक है। इसमें लिख लो नीचे में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 51। है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, उसमें लिख लो ए नंबर पॉइंट, राज्य, उसमें नीचे से लिख लो ए नंबर पॉइंट, राज्य, हाँ उसी में ABCD में नहीं, 51A नहीं, 51 में ही ABCD पॉइंट लिखा था जो इसके अंतर्गत बोला गया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा लिखे ना, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, करेगी नहीं, करेगा। बी नंबर, राज्य राष्ट्रों के बीच बी नंबर, राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। सी नंबर, संगठित लोगों के एक दूसरे से संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का राज्य प्रयास करेगा। आदर बढ़ाने का राज्य प्रयास करेगा। और नेक्स्ट लिखिए डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का राज्य प्रयास करेगा। प्रोत्साहन देने का राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य को कार्य करना है। समझ में आया? किस तरीके का कार्य करेगा? पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रयास करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब क्या? अहिंसा को बढ़ावा देगा, यही है ना, पीस को बढ़ावा देगा, है ना। और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा को जो है क्या करेगा? वो बढ़ाने का प्रयास करेगा। समझ में? इसी के अंतर्गत बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ही बोला जाता है कि जो है शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था, इसका अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार से स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है अचानक से स्टार्ट हो गया, दो ग्रुप बन गया। कब स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार? 1939 में, है ना। 1939 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है लगभग 44 तक जो है चला, है ना। और 44 का 45 तक चला गया युद्ध, है ना। लेकिन शुरुआती में जो है जर्मनी के नेतृत्व में एक गुट बना और दूसरा गुट जो है ब्रिटेन के नेतृत्व में बना, ठीक है। और जब युद्ध चला तो शुरुआती दौर में जो है जर्मन बहुत हावी था, फ्रांस को हराया, स्विट्ज़रलैंड को हराया, ठीक है। मतलब जो भी यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्र थे लगभग उनको हराना स्टार्ट कर दिया और हरा भी दिया,
बाद में जो है रसिया पे आक्रमण कर दिया और उसके बाद वो फंस गया। ठीक है, इधर से ब्रिटेन वगैरह भी थे। और अंततः जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जीत कर कौन निकला? ब्रिटेन का ग्रुप, है ना। उसमें चूंकि अमेरिका भी था उसमें, तो ब्रिटेन का ग्रुप निकला। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व युद्ध समाप्त होते होते जो है उसमें दो राष्ट्र उभर के आ गया। एक तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है परमाणु हथियार छोड़ दिया था, पैसा तो था ही उसके पास, परमाणु हथियार छोड़ा तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो है उसका जो मजबूती था वो लोगों को नज़र आ गया कि अमेरिका बहुत मजबूत है, उसके पास ऐसा बम है जो एक बार में जो है कई किलोमीटर ध्वस्त कर सकता है। समझ में? तो लोग डरना स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे पास बंदूक होगा तो अगला डरेगा ही। और दूसरा रसिया, क्योंकि जर्मन को हराया रसिया ही। तो दो देश जब उभर के आया तो दो ध्रुवीय विश्व हो गया, मतलब विश्व जो है दो गुट में बंटना स्टार्ट हो गया। क्योंकि रसिया जो है उस समाजवाद को लेकर चलने वाला देश था। रसिया जो है समाजवाद को लेकर चलने वाला देश था, तो समाजवादी व्यवस्था के अनुसार चलता था। और अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट देश था, पूंजीवादी, मतलब समाजवाद पूंजीपति का विरोध करेगा, पूंजीपति को हटा के ही समाजवाद लाया जा सकता है। और पूंजीपति समाजवाद का विरोध करेगा। क्यों? कि समाजवादी व्यवस्था को ख़त्म करके, समाजवाद में क्या है, अधिक से अधिक सरकार को क्या करना है, नियंत्रण देना है। और पूंजीवाद में क्या है, कम से कम सरकार को नियंत्रण देना है, अधिक से अधिक इंडिविजुअल जो है लोगों को नियंत्रण में देना है। तो दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है ना। जहाँ से समाजवाद होगा वहाँ पूंजीपति नहीं होगा, जहाँ पूंजीपति होगा वहाँ समाजवाद नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। ठीक है, तो दो ध्रुव जो बन गया, तो सिंपल सा बात था कि दो ध्रुव बनने के बाद जो है बोला जाता है कि सारे देशों को जो है प्रेशर बनाया गया कि या तो आप समाजवाद, अगर रसिया का मदद लेना चाहते हैं तो रसिया की तरफ चले जाइए, और अगर अमेरिका की मदद लेना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ चले जाइए। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो इसके ऊपर भी दबाव था, और इसके जैसे बहुत सारे जो देश आज़ाद हुए तो इनके ऊपर भी दबाव था कि किसी एक गुट में शामिल हो जाओ। किसी भी नए देश जो 200 वर्ष से गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ हो और आज़ाद होता हो, और किसी ग्रुप में जाकर दूसरे ग्रुप से जो है दुश्मनी क्यों ले हो, समझ में? तो इसलिए इसने बोला, चूँकि जब जवाहरलाल नेहरू बने तो इन्होंने बोला कि जो है हमको डेवलप करना है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं और हमको डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए हमको हर देश से सहयोग चाहिए, हर एक देश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम सभी देशों के साथ संबंध बनाएंगे। इसलिए जो है इन्होंने क्या किया कि इनके जैसे जो भी आज़ाद हुए देश थे उन सब देशों को मिलाकर जो है इन्होंने गुट निरपेक्ष, जिसको बोलते हैं ना गुट निरपेक्ष जो है देशों का संगठन बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम, है ना। नेम का नाम सुना है ना, गुट निरपेक्ष देश, है ना। तो गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन बनाया, और शुरुआती में बोला जाता है कि शुरुआत में जो है मिस्र, है ना, इंडोनेशिया और भारत तीनों मिलकर जो है नासिर, टीटो और जवाहरलाल नेहरू तीनों मिलकर जो है निर्गुट का जो है स्थापना किए। और उसके बाद जो है निर्गुट में बहुत सारे देश आते चले गए, और ये जो है वैसे थे निर्गुट मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना, ये किसी गुट में शामिल नहीं हुए, और जो है स्वतंत्र रूप से सबके साथ, अमेरिका के साथ भी बनाए और रसिया के साथ भी संबंध बनाए। समझ में आया? तो इसमें जो है इन्होंने दो चीज़ की बात किया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति की, इन्होंने बोला कि जो है विश्व में जो इतना तनाव है, इस तनाव को जो है एक ही चीज़ों से जो है काटा जा सकता है, वह है शांति स्थापित करके। मतलब जितना ज़्यादा अहिंसा को आप बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा ही जो है क्या होगा, उतना ज़्यादा ही जो है आपको पीस आएगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो अहिंसा को बढ़ावा दिया गया, और बोले कि अहिंसा कब बढ़ेगा, जब हम निशस्त्रीकरण करेंगे। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो है बिना अस्त्र शस्त्र का, निशस्त्र, है ना। मतलब जब आप पीस की बात कर रहे हैं तो आपको हथियार क्यों चाहिए, आप समझौता की बात कर रहे हैं तो हथियार क्यों चाहिए आपको। तो हथियार पे जो है ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, और सिंपल सा बात कहा गया
कि हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसीलिए जो है शुरुआत में जो फोकस्ड जवाहरलाल नेहरू किए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हथियारों पे जो है फोकस्ड नहीं किया था। जैसे पाकिस्तान शुरू से ही हथियारों पर फोकस्ड किया, नए नए हथियार बनाना है, हथियार बना के मजबूत बनना है। और नेहरू क्या किए कि हथियार पर फोकस्ड ना करके जो है वो इकोनॉमिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड किए। जैसे पंचवर्षीय योजना लेके आए और उसके साथ जो है उन्होंने उन सेक्टरों को जो है पकड़ना स्टार्ट किया जिसमें वो डेवलप करना चाहते थे, और वो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो है डेवलप करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, झटका तब लगा जब 1962 में चीन जो है आक्रमण कर दिया। ठीक है, चीन 1962 में आक्रमण किया और जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, जब तक कुछ कर पाते हैं तब तक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारत का चीन अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद बोला जाता है कितना ज़्यादा, चूँकि चीन के साथ जो है नेहरू का संबंध बहुत मजबूत था। चीन के साथ जो है 1954 में पंचशील जो है समझौता किया गया था, 5 सिद्धांतों पर जो है एग्रीमेंट किया गया था। और बोला जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो है हर साल जो है सम्मेलन करके मनाया जाता था। तो बहुत प्रगाढ़ दोनों के बीच में रिश्ता था, लेकिन चूँकि दलाई लामा के कारण जो है रिश्ता बिगड़ गया। तो दलाई लामा तिब्बत में दलाई लामा ही मुख्य थे, उनको वहाँ पे जो है तिब्बत में जो है चीन जब कब्जा में करने लगा तो सारे जो है तिब्बतियन जो भागकर भारत आ गए और भारत में शरण ले लिया। और भारत में जब शरण ले लिए तो बोला जाता है कि जो है चीन बोला कि आप उनको, चूँकि वो हमारा दुश्मन है तो आप उसको निकाल दीजिए अपने देश से। तो नेहरू बोले कि चूँकि हमारे शरण में आया है और हमारे यहाँ शरण में आया हुआ व्यक्ति को हम लोग नहीं बाहर करते हैं। तो दलाई लामा को जो है भारत ने हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे उनको शरणार्थी के रूप में रहने के लिए दे दिया गया। इसी बात से चीन जो है नाराज़ हुआ और वो एक तरफा आक्रमण कर दिया। नेहरू को आशा नहीं था कि आक्रमण चीन कर देगा, आक्रमण किया, इतना झटके में चले गए, 1964 में डेथ कर गया। समझ में 1964 में नेहरू का डेथ हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, बहुत दिन तक नहीं रहे। फिर इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी के समय बोला जाता है 1971 में इंदिरा गांधी क्या की कि फोकस्ड की किस पे, हथियारों पे। और 1971 में जो है उन्होंने जो है हथियार समझौता जो है किया, किसके साथ, रसिया के साथ 1971 में, और एग्रीमेंट किया। और उसके तहत जो है रसिया के द्वारा जो है खूब हथियार जो है खरीदना स्टार्ट किया। और उसी में MiG-29 टाइप का जो है फाइटर प्लेन वगैरह भी जो है उस डील में खरीदा गया था। अभी भी चल रहा है मिग के, वही तो मिग जो आया शायद 90 या 100 के आसपास में मिग था, वही मिग एयरफोर्स का चल रहा था। अब जाके जो है राफेल शामिल किया गया है, समझ में। ना तो मिग ही, तो अभी शायद 36 राइफल शामिल किया गया है, ना तो मिग ही काम कर रहा था। चूँकि पुराना हो गया है, नया टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। तो इसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सद्भावनापूर्ण संबंध को बनाए रखने, संगठित जो भी संगठन है उनके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो है बाध्यताओं के प्रति आदर करना, और अंतर्राष्ट्रीय अगर जो है विवाद होता है तो मध्यस्थता के माध्यम से जो है उसको निपटारे का प्रयास करना। ये 51 में जो है आपका पाठ है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है
मूल अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, मूल अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो है, चूँकि मूल अधिकार तो जान ही रहे आप लोग कि बाध्यकारी है, अगर ये नहीं दिया जाता है तो जो है आप न्यायालय में जाकर ले सकते हैं। डीपीएसपी के बारे में बोला जाता है कि ये जो है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब विवाद ये होता है कि कभी कभी जो है जो डीपीएसपी है इसको लागू जब सरकार करती है, चूँकि डीपीएसपी जो है ये पावर देता है सरकार को, इस शक्ति देता है कोई भी चीज़ों को जो है लागू करने के लिए। कभी कभी जब लागू किया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है। समझ में, कभी कभी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है, तो फिर वरीयता किसको दिया जाए? फंडामेंटल राइट को दिया जाए या नीति निर्देशक सिद्धांत को दिया जाए? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे सामाजिक न्याय का बात किया गया है डीपीएसपी में, है ना। सामाजिक न्याय लाने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को जो है आरक्षण का प्रोविज़न किया गया। अब ये आरक्षण का जो प्रोविज़न है ये कहाँ से किया गया? क्योंकि डीपीएसपी में सामाजिक न्याय लाने के लिए राज्य सरकार को पावर देता है, तो राज्य सरकार जो है डीपीएसपी लागू करने के लिए जो है क्या कर सकती है कि जो है कोई विधि बना सकती है। उसी विधि के अंतर्गत जो है आरक्षण का जो है प्रोविज़न की, लेकिन आरक्षण जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का अतिक्रमण करती है, क्योंकि आरक्षण जो है जाति के आधार पर जो है बनाया गया है और आर्टिकल जो है 15 और 16 में बोला गया है कि जाति के आधार पर राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगी। तब ऐसे स्थिति में जो है क्या होगा? जब कोई भी ऐसा डीपीएसपी को लागू करने के लिए लागू किया जाता सरकार के द्वारा और लागू करने के कारण फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है, तब फिर क्या होगा? तब क्या होगा? तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा सकता है, कौन बताएगा? राज्य सरकार अगर ऐसा बना देती है नियम, तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति जाएगा कोर्ट में, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, जाएगा ना। अब कोर्ट को डिसाइड करने का जो है अधिकार है कि क्या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता दिया जा सकता है या फिर फंडामेंटल राइट को ही वरीयता दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्ट डिसीजन लेता है। तो ऐसा ही जो है घटना हुआ और जो है कई जो है कई ऐसे जो है केसेस आया जिन्होंने ये
दिखाने का जो है प्रयास किया गया, या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के द्वारा जो है ये निर्णय दिया गया कि जब नीति निषेधक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में टकराव होता है तो मूल अधिकारों को वरीयता या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जो है नीति निषेधक सिद्धांतों को भी वरीयता देने का प्रयास किया गया है, वो भी एक मूल अधिकारों से लिंक करने के बाद। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है मूल अधिकारों और नीति निषेधक सिद्धांत में जो है अगर जब टकराहट हो तब वैसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। ठीक है। तो मूल अधिकारों को अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को ही वो वरीयता देगा। क्लियर। समझ में आया? क्या है आज बहुत सुस्ती है? आज सुस्ती कुछ ज़्यादा लग रहा है सबका चेहरे पे। आज तो क्लास भी नहीं हुआ है। क्लास नहीं हुआ इसलिए सुस्ती हो गया है कि क्लास हो रहा है इसलिए सुस्ती आ गया है? नहीं हुआ इसलिए सुस्ती हो गया है। कितने बजे आए थे तुम लोग? 11 बजे। अच्छा, मतलब पहले से कैंसिल नहीं था, आने के बाद मालूम चला। मतलब 1-1.5 घंटा तुम लोग को बैठना पड़ा है। ठीक, अटेंडम हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए सुस्ती हो गया है। तो रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट को तो जब टाइम मिलेगा तब उसके लिए बेहतर होता है। हम लोग देखते थे एसएससी का बहुत सारा लड़का, जेएसएससी जो देता है बहुत सारा लड़का जो है सिलेक्ट होता है, जेएसएससी वाला लड़का। तो वो लड़के जो है जो भी ब्रेक में टाइम मिलता था ना, तो ब्रेक में जब टाइम मिलता था तो वो अपने पास एक किताब रखता था। समझ में? अपने पास एक किताब रखता था और वो किताब का नाम था लुसिएंट, क्या कि उसमें सब कुछ मिल जाता था लुसिएंट में। तो उस किताब को जैसे उसको मिलना ब्रेक के लिए टाइम, वो किताब को लेकर बैठ गया और उसका पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मौका मिलता था वो पढ़ना स्टार्ट करता था। वो साथ में बैग में रखता था। कहीं अगर मान लीजिए ऑफिस में काम नहीं, बैठ के निकाल के पढ़ रहा, और वो उससे करते करते उसका लुसेंट पूरा याद हो गया। समझ में? फैक्ट याद कर लिया। और जो है जेपीसी का पीटी इजली निकाल लेता है। वो सब दिन भर पढ़ते रहता है। छोटा स्टूडेंट थे तो जब टाइम मिले, खाना खाने का अगर टाइम है आधा घंटा और 10 मिनट में खा लिए तो 20 मिनट बैठ के उलट लेना चाहिए। समझ में? ये होता है सदुपयोग करना। तो स्टूडेंट के लिए हमेशा टाइम, जब क्लास नहीं हुआ तो 1.5 घंटा में रिवीजन कर लो। क्या तो हेडिंग उसी में लिखो, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, संविधान लागू होते ही मूल अधिकार लागू हो गए। मूल अधिकार लागू हो गए थे, जबकि
नीति निर्देशक सिद्धांत एक सुझाव है नीति निर्देशक सिद्धांत एक सुझाव है। अतः संविधान के साथ लागू नहीं हुए। अतः संविधान के साथ लागू नहीं हुए। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय मतलब लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। प्रकृति नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार
व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि डीपीएसपी समाज कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, समाज कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। क्या बोले? हाँ तो ठीक तो है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण का मूल अधिकार जो इंडिविजुअल लोगों को दिया तो जाता है ही है। अगर बोलने की स्वतंत्रता बोल दी गई है, भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इंडिविजुअल है ना, हम खुद से भाषण दे रहे हैं ना। तो इंडिविजुअल अगर भाषण दे रहे हैं तो इंडिविजुअल हम कल्याण कर रहे हैं ना। अगर मूल अधिकारों का इंजॉयमेंट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो पर्सनल इंडिविजुअल लोग व्यक्ति तो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब कहीं आना जाना घूमना फिरना है तो तुम इंडिविजुअल कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ जा रही है तो वो भी इंडिविजुअल है, उसका जहाँ मन करता है वहाँ जाती है, तुम्हारा जहाँ मन करता है तुम जाते हो। थर्ड टर्म ये राजनीतिक लोकतंत्र का फंडामेंटल राइट जो है, ये पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेटिक या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी अधिकार दिए गए हैं, है ना, वो पॉलिटिकली जो है वो अधिकार दिया जाता है राज्य के द्वारा, या जो शासक होते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपको बोलने का, जीवन जीने की स्वतंत्रता, या फिर विधि के द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है इक्वालिटी का अधिकार हो गया, ठीक है, या लोक नियोजन में सरकारी सेवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये सब जो है पॉलिटिकल आधार पर जो है जो राजा होते हैं उन राजा के द्वारा जो है दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार तो राजा जब दे रहा है तो अपने पावर को कम करके दे रहा है ना, समझ में। जो फंडामेंटल राइट जो मिला वो क्या है, हम हमेशा बोलते हैं राज्य के लिए क्या वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि राज्य के पावर को क्या करता है, कम कर देता है, समझ में। क्योंकि राज्य को सीमित कर देता है पावर को, लेकिन डीपीएसपी क्या करता है, राज्य को पावरफुल बनाता है। क्यों? क्योंकि राज्य को आदेश दे रहा है कि भाई आप इन चीज़ों पे कानून बनाओ, इन चीज़ों पे कार्यक्रम बनाओ। तो राज्य को जितना बनाने का या फैलने का अवसर मिलेगा तो उसके लिए पॉजिटिव होगा ना। और कोई अगर दबा दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, राज्य को ये बोल दिया आप ये नहीं कर सकते हो, किसी के द्वारा भेदभाव नहीं कर सकते हो, कोई उपाधियों का अंत कर दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको, पारदर्शिता आपको देना पड़ेगा, तो राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी पावर को कम कर रहे हैं, उसकी पावर क्या कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए राज्य जो है क्या होता है, मूल अधिकार क्या है कि राज्य के लिए नकारात्मक है, लेकिन डीपीएसपी क्या है, राज्य को पावरफुल बनाता है, तो वो क्या है, सकारात्मक है, यही है। इसलिए बोले उसके प्रकृति जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। हाँ तो
हैं। हाँ, इंडिविजुअल का सकारात्मक है, लेकिन राज्य के लिए नकारात्मक है, क्योंकि हमेशा फंडामेंटल आप किसके विरुद्ध लेंगे? राज्य के विरुद्ध ही। राज्य से ही मांगेंगे आप, और राज्य नहीं देगा तो फिर आप जाएंगे कोर्ट में। अगर ये वाला चीज नहीं रहेगा सर, तो फिर ह्यूमन बीइंग के लिए राज्य तो फिर आपको थोप देगा। बोल भी नहीं किसी मौका मिलना चाहिए राज्य को मौका मिलना चाहिए। वैसा मौका मिला। अब मान लीजिए कि जहाँ पर जिसने जो है अवैध रूप से घर बनाया, सबको पता है कि टाउन है तो अवैध रूप से घर बनेगा ही बनेगा, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा बस्तियाँ बन जाता है। रांची में अवैध रूप कॉलोनी नहीं है, बहुत है। सरकारी ज़मीन कब्जा कर लिया, बड़ा बड़ा बस्ती बना लिया, राज्य को पता है, लेकिन जो है राज्य कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन कोई राज्य में कहीं कहीं कार्रवाई हो जा रहा है ना। जैसे अब यूपी में जो है पूरा का पूरा जो है एक जगह का क्या नाम है, अकबरपुर या कुछ का नाम है, अकबरपुर करके ही नाम है, तो पूरा उस जगह का ध्वस्त कर दिया। बोला कि सर अगर रांची में करने लग गए ना सर, आधा रांची साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि आधा से अधिक सीएनटी एक्ट का उल्लंघन होगा, आधा से अधिक मॉल भी चला जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए सीएनटी एक्ट में नहीं भी जाएगा, लेकिन अगर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा को देखेगा तो बहुत लोग तालाब को भर भर के कब्जा कर लिया है। हमको लगता है कि रांची में हमको लगता है अनगिनत तालाब होगा, सब तालाब भर दिया है और उस पर बना दिया है। हरमू नदी अगर चले जाओ, हरमू नदी जो है, हरमू नदी का एक साइड हरमू हो गया, दूसरे साइड हिंदपीढ़ी हो गया। अब हिंदपीढ़ी वाला साइड से देखना वो भरते चला आ रहा है। सर हिंदपीढ़ी वाले एरिया पे पुराने टाइम में जो जयपाल बोला जाता है कि उस वाले एरिया में बहुत बड़ा मैदान था, मुंडा था, लेकिन वो मैदान भी खत्म हो गया, वहाँ पर बड़ा बड़ा सभा होता था, सब खत्म हो गया। धीरे धीरे सब तो कब्जा, एक घर बनाया, फिर धीरे घर बना। अब तो नदी भी बचा के इतना ही हमको लगता है नदी चल रहा है, नाली जैसा हो गया नदी, इतना ही नदी चल रहा है। अब उस नदी में जो है अगर आप देखोगे तो अब धीरे धीरे जो है वो भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब कुछ दिन बाद वो नदी बढ़ जाएगा, घर बन जाएगा, नदी गायब है ना। पार्क सौंदर्यीकरण करने के लिए लाया गया था रघुवर दास के समय में, हरमू नदी का सौंदर्यीकरण करने के लिए, सब खत्म हो गया। सौंदर्यीकरण हुआ, पैसा भी आवंटन हुआ, काम भी कुछ हुआ, लेकिन सब फिर बॉल अपना लेके चला गया लोग, घर सोलर लाइट अलग लेके चला गया, सब गायब हो गया। यही तो होता है अवैध कब्जा में देखो बहुत, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भैंस जो खटाल उटाल टाइप का है, तो जितना खटाल लगभग खटाल देखते हैं सब उसे ही सार्वजनिक स्थान पर बना कर रख दिया गया। अब फिर धीरे धीरे पहले जो तिरपाल से होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा सीट वाला से घेरा मार दिया, फिर बाद में बिल्डिंग बन गया बोंडे। नागा बाबा खटाल है ना, खत्म, वो भी खत्म हो गया। तो ये तो होता ही है कब्जा धीरे धीरे ही होता है, अचानक करोगे तो लड़ाई हो जाएगा ना। पानी पिला जाए जो है ना, अचानक से ही होता है। अगर धीरे धीरे नहीं कब्जा करोगे तो अचानक में लड़ाई हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा जो है सीएनटी वाला तो कहने ही नहीं है। सीएनटी वाला तो हमको लगता है